मैम आते हैं। बताएंगे जो बात कर रहे थे। मैम कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज में मत उसके भी आते हैं और कुछ बुक में से भी आते हैं। अच्छा, मतलब चैप्टर के भीतर से आते हैं, है ना? यस मैम। तो लास्ट क्लास मैंने आप लोगों के साथ कौन सा चैप्टर किया था, किनको याद है? मैम हमने लास्ट क्लास कौन सा चैप्टर, हाँ नाम बताएंगे? उद्योग। हाँ, तो आपका तो ऑलमोस्ट आई थिंक मैंने सभी पोर्शन कवर कर दिया है। आपके टेक्स्ट बुक को अगर मैं थोड़ा सा देख लूं तो आप यस मैम। है ना? तो आपका एक सेकंड में देख लूं। आपका था शायद से क्या उद्योग, है ना? यही चैप्टर्स थे आपके, ये हमने कर लिए हैं। यस मैम। यस मैम। अब अगर तो थोड़ा आज क्लास में रिवीजन करते हैं, ताकि ना जो है आप लोगों को भी आसानी हो और हम चैप्टर्स पढ़ते पढ़ते जाएं, थोड़ा उसी में से डिस्कस कर लें कि यहाँ से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप लोग एक काम कीजिए, आज क्लास में ना आप लोग जो है थोड़ा ना एक नोटबुक या पेन लेकर के बैठिए, और जो है हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थोड़े डिस्कस करते हैं। तो आप लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नोट भी कर सकते हैं, जैसे मैं कहूंगी उस बेसिस पे आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। तो सभी बच्चे थोड़ा थोड़ा नोट मतलब कर लेंगे, मैम बोल रही है तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो ऐसे करके ना हम कर सकते हैं। ठीक है, ओके। किसका माइक ऑन है प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। ओके, चलिए। तो जो है मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम चैप्टर से डिस्कस करते हैं। मेरी स्क्रीन दिखेगी तो आप लोग बताएंगे हाँ कि मैम स्क्रीन दिख रही है। यस मैम। तो कब थोड़ा सा कैमरा ऑफ रखे, सॉरी कैमरा नहीं माइक ऑफ रखे, तो ना क्लास में फिर जो है इजी पड़ता है। ओके, अभी तो स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, थोड़ा नेट का इशू। मैं थोड़ा सा आप एक बार कैमरा ऑफ करके फिर से ट्राई करती हूँ। फर्स्ट जो चैप्टर है ना, हम फर्स्ट चैप्टर जो डिस्कस करेंगे वो भूमि उपजयन से करते हैं। तो आप लोग बुक में मार्क कर लीजिए या कुछ ब्रैकेट कर लीजिए या कैसे अंडरलाइन कर लीजिए कि यहाँ से जो है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आ सकती है। तो शेयर करते हैं। देखिए अभी शायद आपको मेरी स्क्रीन दिखे, है ना? यस मैम। ओके, ये आपकी टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक में से जो है मैं वो चैप्टर निकालती हूँ, भूमि उपजयन चैप्टर। हाँ नहीं बार क्या हाल है तब।
प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए, वरना बाकी बच्चों को डिस्टरबेंस होगी। चलिए पहले ना भूमि उपजयन निकालते हैं, फिर लोक संख्या करेंगे और उद्योग करेंगे, ठीक है। चलिए, भूमि उपजयन जो है सागरी प्रवाह के बाद है। ये तो हमारा वो चैप्टर आ गया, ये नहीं चाहिए। ये जनसंख्या चैप्टर है, इसके आगे वाला चैप्टर। ये है ना आपका भूमि, अच्छा मेरी आवाज सभी को आ रही है? सभी को सुनाई दे रही है मेरी आवाज? यस मैम, आवाज ही तो हो रही है, डबल आवाज आ रही है। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है, थोड़ी सी कंप्यूटर में प्रॉब्लम है, इसीलिए मैंने स्क्रीन शेयर स्टॉप किया। तो जो है मैं आप लोगों से कह रही थी कि कौन सा बच्चा मुझे समझाएगा कि अगर आपसे ना मान लो 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया कि भूमि उपजयन क्या है, भूमि उपजयन का डेफिनेशन दो, तो आप लोग कैसे लिखेंगे? कौन बताएगा मुझे कि भूमि उपजयन का मतलब क्या होता है? फास्ट, मैंने हम लोगों से ये चीज डिस्कस की है, आप लोग जानते हैं, सही गलत की बात नहीं है। आप लोग टेक्स्ट बुक देखकर भी अपने शब्दों में मुझे बता सकते हैं कि भूमि उपजयन का मतलब क्या है। कौन बताएगा? हाँ, ट्राई कीजिए। मैम मैं बताऊं अनुष्का? हाँ हाँ, कोई भी ट्राई कर सकते हैं, एक जन देंगे दूसरे जन भी आंसर दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। येस मॅम, भूमी उपजयन म्हणजे प्रदेशातील भूमीचा केलेला वापर. भूमीचे उपजयन हे भौगोलिक घटक आणि मानव यांच्या आंतरिक्रियेतून निर्माण होते. अच्छा, आपसे अगर पूछा जाए, जो सेकंड मुझे आंसर देने का ट्राई कर रहे थे, वो सेकंड बच्चा मुझे बताएगा कि आपसे अगर पूछा जाए कि जो है
भूमि उपजयन का एग्जाम्पल दीजिए, तो क्या होगा उसका उदाहरण? सुपीक सपाट जमिनी शेती केली जाते इत्यादि। अच्छा, अभी आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ जी, बताइए। मैम भूमि उपयोजन मतलब क्या, मैं बोलूं? हाँ बोलिए ना, कोई भी बोल सकता है। यस मॅम, भूमी उपयोजन म्हणजे देशातील भूमीचा केलेला वापर होय, यालाच भूमी उपयोजन असे म्हणतात। अच्छा, तो मतलब आप लोगों को अगर पूछा जाए कि भूमि उपजयन को हम भूगोल में क्यों करते हैं, इसका भौगोलिक स्पष्टीकरण क्या है, तो आप लोग क्या बताएंगे? मैम मैं बताऊं? हाँ बिल्कुल, ट्राई करके बताएं। भूमि उपयोग का मतलब किसी विशेष भूमि का किसी उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है। हाँ, और देखिए ये जो विशेष उद्देश्य के लिए यूज किया जाता है, तो उस कैसे हम भूमि को एक नगर बनाते हैं, शहर बनाते हैं, शहर में हम स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज ये सब बनाते हैं, मार्केट बनाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। तो किसी किसी भूमि को हम सिर्फ खेती बाड़ी के लिए यूज करते हैं, किसी किसी भूमि को हम सिर्फ जंगल में ही रख देते हैं, तो जंगल में जो है पशु पक्षी हमें मिलते हैं। तो यहाँ पे ना आपको ये समझने की जरूरत है कि ग्रामीण विकास मतलब ग्रामीण भूमि एक उपजयन है, और साथ साथ जो है ना शहर की भूमि भी एक, या नागरी जो भूमि है वो भी एक उपजयन है। तो जब आपको भूमि उपजयन का मतलब पूछा जाएगा, मान लो 4 मार्क्स के लिए आया है ये क्वेश्चन, 4 मार्क्स के आते हैं क्वेश्चन आप लोगों के पास? यस मैम। ओके, मान लो मार्क्स के लिए आपके पास आए हैं कि जो है भूमि उपजयन का एक्सप्लेन कर दो, करने के लिए है, तो आप ना उसका विस्तार पाएंगे कि तो गाँव रहते हैं, तो गाँवों में मैम जो आपका वॉइस क्लियर नहीं है। हाँ थोड़ा ना आज नेट का इशू है बेटा मेरे इधर, इसीलिए शायद मेरी आवाज ना बीच बीच में क्रैक हो रही है, थोड़ा सा यहाँ पे इशू। तो जो है भूमि उपजन, थैंक यू, मैं आपको बताना पड़ेगा ग्रामीण भूमि उपजन में जो है ना गाँव में जो खेती होती है, उस गाँव में शहरों से अलग होती है। यहाँ पे मोस्टली हम जमीन, पड़ी जमीन है ना, और क्षेत्र जहाँ पे हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा खेती बाड़ी करते हैं, पड़ी जहाँ पे बहुत समय से खेती बाड़ी नहीं हो रही है। जमीन पाए जाते हैं, जंगल पाए जाते हैं, गाय मतलब क्या है कि जो सिर्फ ना ये जो हमारे रहते हैं ना काबूज होते हैं, बफेलो होते हैं, जाकर वहां पे जो है उसको खाते हैं, वही जो है वो फिर हम करने के लिए, है ना, हल चलाते हैं। तो जो है प्रकार के यूजेस होते हैं, 4 प्रकार का व्यवहार होता है या इस्तेमाल होती है गांवों के जमीनों की। अगर इसके कंपैरिजन में आप आ जाए तो नागरिक जो भूमि उपजयन है वो बहुत बड़ी है, स्कूल्स, कॉलेज, हॉस्पिटल, फैक्ट्री, फिर वाहतुक के लिए इस्तेमाल होती है। देखो व्यावसायिक रूप से यूज होती है, व्यावसायिक क्षेत्र में तो हम वही सब बनाते हैं ना, कि मान लो हम ऑफिस बनाएंगे, फैक्ट्री बनाएंगे, केंद्रीय व्यवहार विभाग विभाग माना एक जगह से ना चारों तरफ से ना उसका विस्तार होगा उस जगह का, वो बहुत दूर दूर से ना लोग उसी स्थान पे जो है ना काम के लिए आएंगे, क्योंकि वो एक केंद्र है जहाँ पे जाते ही हमें पूरा का पूरा चारों तरफ ऑफिस ही मिलते हैं, और वहां पे ही हम काम करते हैं। जैसे मुंबई का जो फोर्ट एरिया है, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे जाके क्या होता है, यहाँ पे हम जाते हैं तो इतनी सारी ऑफिसेज है ना वहाँ पे, कि वहाँ पे लोगों को बहुत जॉब्स मिल जाती है। तो वो केंद्रीय व्यवहार विभाग मतलब वहां पे बहुत ज्यादा ना व्यापार होता है। निवासी क्षेत्र जहाँ पे लोग रहते हैं, वाहतुक सुविधा क्षेत्र माना यहाँ पे जो है कुछ कुछ जमीन जो है ना आपको ट्रेन लाइन के लिए मतलब रेल के लिए कुछ रास्ते रखने पड़ते हैं, कुछ जमीन रखना पड़ता है जहाँ पे रास्ते बनाए जाएंगे, ऐसे करके कुछ कुछ मेट्रो रेल बनाया जाएगा। तो ये जो पब्लिक के लिए जो वाहतुक के साधन है वो वहां पे इस्तेमाल होंगे।
अब मेरा कहना आप लोगों से यहाँ पे यही है, अच्छा एक और कैटेगरी भी है जो है मनोरंजन के लिए। मनोरंजन के लिए क्या होता है, वहां पे आप क्या बनाते हैं, पार्क बनाते हैं, शॉपिंग मॉल बनाते हैं, लेक बना सकते हैं, तालाब बना सकते हैं, जैसे नाट्य गृह बन सकते हैं, वहां पे कुछ शोज वगैरह चलेंगी। तो ऐसे करके ना मॉल्स, वो पी सिनेमा हॉल्स, वो सब भी आ सकते हैं। और मिश्र भूमि उपजयन क्षेत्र माना यहाँ पे बहुत कुछ हो सकती है। यहाँ पे व्यापार भी हो सकता है, निवासी क्षेत्र भी हो सकता है, मनोरंजन भी हो सकता है ना। तो अगर आप देखेंगे शहर के कंपैरिजन में गांव में जो हमारी इस्तेमाल होती है ना जमीनें, वो कम है। वो सिर्फ खेती बाड़ी के लिए होती है या उन पशुओं को खाना दिलाने के लिए होती है जो वहां पे रहते हैं और वो सभी करते हैं, तो खेती बाड़ी से ही रिलेटेड रहता है। लेकिन आप नागरी भूमि उपजयन देखेंगे तो उसमें तो आपके ऑफिसेज अलग हैं, फिर आपका मनोरंजन अलग है, फिर आपकी जो है निवासी क्षेत्र अलग है, वाहतुक के लिए अलग से जमीन रखी गई है। तो मुझे जो लगता है ना, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो ग्रामीण जो हमारी है ना भूमि उपजयन और नागरी शहर भूमि उपजयन, इसमें अंतर आ सकता है, आपका डिफरेंस पूछा जा सकता है, और आप इसमें 4 फुल मार्क्स पा सकते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया वैसे। समझ में आ रहा है ना सभी बच्चों को? कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। तो अभी जो है ना, अभी आप एक काम कर सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम जाते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो मतलब इन्फेक्शन कहते हैं ना, हमें इन्फेक्शन हो गया, मतलब जो चीज फैलती है ना, जो चीज बहुत ज्यादा विस्तार को प्राप्त करती है। तो क्या होता है ना, जैसे ही मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि एक गांव है वो मानो खत्म हो रही है, तो गांव खत्म होता है तो क्या होता है, नई शहर स्टार्ट होती है। तो एक गांव का बॉर्डर है, दूसरी तरफ एक शहर स्टार्ट है, बीच का जो एरिया होता है ना, वो होता है संक्रमण प्रदेश व उपनगर। माना जहां पे गांव का भी टोटल विस्तार नहीं रहेगा, शहर का भी पूरा प्रभाव नहीं रहेगा, लेकिन उसमें गांव और शहर दोनों का मिला के ना कुछ कुछ रहेगा, मतलब उसका विस्तार, उसकी जो जीवन शैली होगी वो ना टोटली ग्रामीण होगी ना टोटली शहर होगी, लेकिन उसमें दोनों जगहों का ना एक प्रभाव रहेगा। तो जो होता है संक्रमण क्यों बोलते हैं, क्योंकि गांव से ना उसको शहर ज्यादा खींचता है, शहरों में ज्यादा फैसिलिटीज या शहरों में ज्यादा सुख सुविधा होने के कारण उसको ज्यादा खींचा जाएगा। लेकिन उसको उपनगर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो नगर जैसा टोटली डेवलप भी नहीं है, पूरा का पूरा वो ऐसा उतना भी उन्नत स्तर का नहीं बना है। जैसे देखो बांद्रा भांदुप ये एरिया दिए गए हैं, तो मतलब ये क्या है पता है, ये बांद्रा भांदुप ये एरिया ऐसे है जहाँ पे ना बहुत पहले, अभी तो ये बहुत बड़े बड़े सब शहर बन गए हैं, लेकिन ये ना पहले शहर नहीं थे, पहले वही मतलब उपनगर टाइप के ही थे, ना पूरा शहर ना पूरा गांव, मतलब लेकिन मीडियम प्रगति का कुछ। तो इसके लिए आप 2 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, संक्रमण प्रदेश व उपनगर। एक और मैं आप लोगों से चीज कहना चाहूंगी कि जब आपसे संक्रमण प्रदेश व उपनगर या कुछ भी पूछा जाएगा ना, आप लोग हमेशा एग्जाम्पल देंगे। जैसे यहाँ पे बांद्रा भांदुप का दिया गया है, फिर वहां पे मुंबई के फोर्ट एरिया व बीकेसी का दिया गया, तो जहां भी आपको स्कोप मिलेगा भूगोल में, आप जितना जितना एग्जाम्पल डालेंगे उतना ज्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। कभी कभी मैंने देखा है कि कुछ बच्चे जो है आंसर नहीं लिख पाते लेकिन एग्जाम्पल दे देते हैं, मानो क्या होता है ना कि उनको शायद ना वो कॉन्सेप्ट याद नहीं है कि इसको क्या कहते हैं, लेकिन उनको वो एग्जाम्पल याद है तो उन्होंने एग्जाम्पल दे दिया। तो आप ऐसा नहीं करेंगे, आप एग्जाम्पल तो डेफिनेटली देंगे, लेकिन पूरा जो है ना लास्ट में एंड में एग्जाम्पल देंगे पूरा आंसर लिखने के बाद। समझ में आ रहा है सभी को? यस मैम। ओके Yes, अभी yes, कौन ma'am. बच्चा मुझे जो ये नियोजित शहर है ना, नियोजित शहर का मतलब समझाएगा। अभी आपसे पूछा गया है कि नियोजित शहर को एक उदाहरण के सहित एक्सप्लेन करें, तो आप क्या कहोगे? नियोजित शहर, नियोजित का मतलब क्या होता है, हम कैसे करते हैं, बताएंगे थोड़ा सा फास्ट बच्चे, अपने शब्दों में बता सकते हैं।
किसी को याद नहीं, नियोजित शहर क्या है, पढ़ के बताएंगे। मेरी आवाज आ रही है तो बताएंगे। अच्छा, नियोजित शहर किसी को याद नहीं है, कोई नहीं बोल पाएंगे। यस और नो? ओके, तो जो है, देखो, नियोजित शहर का मतलब क्या है? नियोजन मतलब क्या? प्लानिंग, है ना, हम कुछ प्लान करते हैं। तो मानो किसी किसी शहर में कुछ ऐसी प्लानिंग करके उन शहर को बनाया गया है कि आपको एक ही शहर में सभी सुख सुविधाएं मिले। ना अति वहां पे ज्यादा पोल्यूशन है, ना बहुत कम है, लेकिन वहां पे ना आपको नेचर भी मिलेगी, साथ साथ मानवीय संपदा भी मिलेगी। तो जमीन व भूमि जो भी वहां पे है वो बहुत सारे पर्पस के लिए यूज की जाती है, बहुत सारे उसका यूज है, लेकिन उसको प्लान करके बनाया जाता है। माना पहले हमारे भारतवर्ष जब इंडिपेंडेंट हुआ ना, जब उसको इंडिपेंडेंस मिली, उसके बाद जो हमारे शहर आए हैं ना, बड़े बड़े शहर, वो ऐसे ही आ गए हैं। उनके लिए कोई प्लानिंग नहीं थी उस टाइम पे। इतनी हमारी जनसंख्या थी ना कि कैसे ये जो बॉम्बे बोल दो, कोलकाता बोल दो, फिर मद्रास या चेन्नई साइड का बोल दो, दिल्ली बोल दो, ये ना ऐसे बड़े बड़े मतलब बहुत जल्दी जल्दी ये शहर बन गए। प्लानिंग करने का उतना टाइम ही नहीं मिला। लेकिन आजकल आप देखेंगे कि जो भी नए नए शहर आ रहे हैं ना, वो बहुत प्लान करके बनाए गए हैं। प्लान करके इसलिए बनाए जाते हैं कि उनमें जो भूमि उपलब्ध है उसका सबसे ज्यादा और बहुत अच्छा जो है ना विस्तार हो, यूज हो, इस्तेमाल हो। लोगों को अगर पार्क भी मिल रहा है तो लोगों को फैक्ट्री भी मिल रही है। लोगों को अगर जो है ना निवास स्थल भी है तो वहां पे जो है ना जॉब्स के लिए फैसिलिटीज भी है। तो हर एक इंसान की जो जरूरत होती है, उस हर एक जरूरत को दिमाग में रख करके जो शहर बनाए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से, वो कुछ ऐसे हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल से सिंगापुर है, दक्षिण कोरिया में सेउल है, ज्यूरिक है, वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में, ब्राजील में है, चंडीगढ़, भुवनेश्वर भारत के जो है ना वो ये नियोजित शहरों में आते हैं। तो हमको देखना है कि यहाँ पे भूमि जो है ना उसको हम कितने विविध तरीके से, कितने वैरायटी से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखो ऐसे दो पिक्चर आपको दिए जा सकते हैं। ये एक बार ग्राफ, सॉरी पाईग्राफ, ये भी एक पाईग्राफ, और आपसे जापान और भारत की जो भूमि उपजायन उसका कंपैरिजन दिखाया गया है। तो ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन कभी कभी आपको ऐसे दो पिक्चर देख, ऐसे दो मतलब डायग्राम दे करके ना आपसे पूछ सकता है कि इन दोनों में आपको क्या दिख रहा है, बताइए, और उसका भौगोलिक स्पष्टीकरण कीजिए। कौन बच्चा मुझे बताएगा फास्ट? मैम इन दो, क्वेश्चन करिए ना। हाँ, मैंने कहा कि मान लो ये दो पाईग्राफ आपको दिए गए, मैथमेटिक्स में आप लोग पाईग्राफ करते हो, तो आपसे पूछा जा रहा है कि इन दो पाईग्राफ्स में आप क्या देख रहे हो और इनका भौगोलिक स्पष्टीकरण बताओ, रीजन के साथ, कारण के साथ बताएंगे। सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है इन दो पिक्चर्स में? मैम कृषि की परसेंटेज दिखाइए। हाँ, कौन से दो देशों में, कौन से दो देश हैं यहाँ पे? जापान और भारत। अच्छा, भारत। तो अगर आपने देख ली कि अभी आप मुझे बताएंगे कि कौन सी, मतलब अगर आपको बोला जाए कि इसको देख करके आप थोड़ा इसका स्पष्टीकरण कीजिए, आप सबसे पहले मुझे जापान का बताइए। कितने परसेंटेज आपको कृषि दिख रहा है, कितनी स्थायी कृषि, कितने वनांचल, कितनी स्थायी कुड़न, एक्सेट्रा जो भी कुछ है। तो आप लोग पहले जापान का देखकर मुझे बताएंगे क्या सबसे ज्यादा परसेंटेज किसकी है? वन। मैम वनांचल की सबसे ज्यादा है। उसके बाद क्या है? कृषि योग्य है, फिर है इतर, फिर जो है स्थायी कृषि तो दिख, स्थायी कुड़न तो दिख नहीं रही है, और स्थायी कृषि तो बहुत कम है। तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है कि जापान में जो है ना वनाच्छिद मतलब वनांचल सबसे ज्यादा है, ये दिख रहा है। स्थायी कृषि का स्कोप बहुत कम दिख रहा है, लेकिन
जो कृषि योग्य जमीन है वो अच्छी खासी दिख रही है ना। तो कृषि योग्य जमीन में जापान मतलब उसके ऊपर डिपेंड है। इंडिया में आपको क्या दिख रहा है, कौन बच्चा बताएगा, और उससे आपको क्या समझ में आ रहा है? मैम, इंडिया एक कृषि प्रधान देश है जहाँ पर जो से जमीन दी गई है उसका परसेंटेज ज्यादा है। हाँ, तो स्थायी कृषि तो हमें दिख रही है इंडिया में। इंडिया में ना हर एक चीज दिख रही है, देखो स्थायी कुड़न भी दिख रहा है, इत्र भी दिख रहा है, वनांचल भी दिख रहा है, हर एक चीज दिख रही है, लेकिन सभी थोड़े थोड़े परसेंटेज में दिख रहे हैं। जापान में क्या सिर्फ वनांचल ही सबसे ज्यादा दिख रहा है, कृषि योग्य जमीन थोड़ा बहुत दिख रहा है, लेकिन इंडिया में हर एक चीज का ना थोड़ा 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 विस्तार हम देख रहे हैं। इसका माना क्या, इसका मतलब इंडिया में जो जमीन है या इंडिया में जो भूमि उपजयन हम देखते हैं उसकी वैरायटी ज्यादा है। हर एक कैटेगरी में इंडिया को चांस मिला है और इंडिया ने चांस लिया भी है, लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि जापान की शायद भौगोलिक जो सृष्टि है वो कुछ और ही है। ये आप लोग पढ़ लेंगे, थोड़ा ऐसे करके प्रैक्टिस करेंगे। ये डेफिनेशन ये वाला थोड़ा याद रखेंगे, सात वाराचा उतारा ये वाला थोड़ा देखेंगे। ये वाली पोर्शन उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ से ना थोड़े थोड़े डेफिनेशंस जो बोल्ड में लिखे गए हैं उनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। हाँ, ये ऐसा कुछ दे करके आपसे क्वेश्चन पूछेंगे लेकिन संभावना कम है। ठीक है, नमूना पत्र का इंपॉर्टेंस क्या है, ये एक प्रूफ है कि हमारी जमीन हमारे नाम की है, यहाँ पे कौन से फसल उगते हैं, कितने पोर्शन में जमीन हमारे पास है, ये गवर्नमेंट के पास रजिस्टर है, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि कोई और हमसे इसको ले नहीं पाएगा, है ना। तो ऐसे करके इसके मालिक के मतलब इसके जो हकदार है वो हम है, तो ये चीजें भी थोड़ा देखेंगे। हाँ, ये देखो ये चार्ट है ना, भूमि उपजायनवर परिणाम करणारे घटक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चार्ट को आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, मुझे तो लगता है यहाँ से आपको क्वेश्चंस आने ही आने हैं। मान लो ग्रामीण भूमि उपजायन से कुछ आएंगे, नागरिक भूमि उपजायन से कुछ आएंगे। प्रॉपर्टी कोड का मतलब देख लेंगे कि बिगर क्षेत्र जमीन कोई जमीन ही जमीन नहीं होती है, तो मिल्कियत पत्र जरूरी होती है। ये जमीन किसके नाम पे है, कोई जाकर के जमीन के ऊपर गलती से भी दखलंदाजी कर गलती से उस जमीन को अपने नाम नहीं कर सकता, है ना। तो ये जो चार्ट है ना, भूमि उपजनावर परिणाम करनारे घटक, इसका मतलब क्या है, आपको ये चार्ट से क्या समझ में आ रहा है, जल्दी जल्दी। क्या मैम? यस, ये जो चार्ट दिया गया है, इस चार्ट में ना मैंने अभी आप लोगों को कहा कि देखो ये इंपॉर्टेंट है। क्यों मतलब इस चार्ट से आपको क्या समझ में आ रहा है, भूमि उपजायनवर परिणाम करनारे घटक माना क्या समझ में क्या आ रहा है इससे? कौन बताएगा? मैम, उसमें दिया गया है कि भूमि उपजायन के लिए कौन से घटक इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो मान लो आपको ना ग्रामीण भूमि उपजायन से कोई भी दो घटक पूछा जाएगा, या कोई भी दो घटक ना आपसे मतलब ऐसे यहाँ से उठा लेंगे कि हवामान बोल दो और सरकारी धोरण बोल दो, इन दोनों में जो फैक्टर आपको दिया गया है ये घटक और ये घटक, इससे ग्रामीण भूमि उपजायन कैसे निर्धारित होती है ये पूछा जा सकता है। कि देखो हवामान जिस स्थान की जैसी है ना वैसे भी वहां पे मृत्तिका पाई जाएगी, या वैसी भूमि वहां पे पाई जाएगी। मृदा, जितनी पानी होगी जमीन में उतनी अच्छी, क्योंकि वहां पे अच्छी कृषि होगी। ऐसे करके आपको बताना है। जल संध्याचा सुविधा उतराचे स्वरूप, जितना जल की परिणाम होगी या परिमाण जो है ना परिमाण होगी उतनी वहां पे जो है कृषि काज बेहतर होगा। नैसर्गिक संदनस्पति इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको जब आप खेती बाड़ी करेंगे तो आपको सिर्फ एक फैक्टर नहीं बहुत सारे फैक्टर्स चाहिए होंगे। वहां पे अच्छी पानी होनी चाहिए, हवामान अच्छा होना चाहिए, फसल अच्छी होनी चाहिए, इसलिए मृत्तिका अच्छी होनी चाहिए। और सरकारी धोरण, सरकारी जो इनिशिएटिव है या सरकार की जो फोर्स है या सरकार का जो स्टेप्स है, अगर वो ग्रामीण क्षेत्र में आगे ना आए तो जो गरीब किसान है ना वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सरकार हमें मुफ्त में क्या देती है, कभी कभी सरकार हमें मुफ्त में जो फसल उगते हैं उसके बीज देती है, कम दामों कम उसके
कम कीमत में देती है, कभी कभी फ्री भी देती है गरीब जो किसान हैं उनके लिए, है ना। और फिर जो ऐसे स्कीम बनाती है कि मुफ्त में पानी मिल जाए, बिजली मिल जाए, ट्रैक्टर्स वगैरह, ताकि किसान चला पाए, उनकी मेहनत भी कम हो, ऐसे करके। हाँ, तो ये मान लो आपको कोई भी ना ऐसे कुछ फैक्टर्स उठा के दिए जाएंगे और आपसे पूछा जा सकता है कि इस फैक्टर का या इस घटक का इम्पोर्टेंस क्या है कि भूमि उपजयन में। मानो जैसे मैंने अभी आप लोगों को समझाया, ऐसे करके। नगर में भी वही, भू क्षेत्रांश स्थान, आप कहाँ पे स्थित हैं। अगर आप शहर के बीचों बीच स्थित हैं तो बहुत अच्छा भूमि उपजयन होगा। नैसर्गिक, नैसर्गिक माना आप कहाँ पे हैं, आप क्या बहुत ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे कोई स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, वाहतुक कुछ नहीं है। गृह निर्माण, गृह तो बनाना ही पड़ेगा शहरों में। वाहतुक मार्ग, जितने अच्छे वाहतुक मार्ग उतनी अच्छी वहां पे मानव की संपदा या सुख सुविधा। जितने ज्यादा वहां पे विनियोग होगा उतनी ज्यादा उद्योग होगी। व्यापार तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्यापार और उद्योग दोनों सेम है। जितनी देखो वहां पे क्रीड़ा मतलब पार्क, खेलने के लिए स्पोर्ट्स और मनोरंजन की सुविधा होगी, वहां पे ज्यादा ज्यादा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेंगे, पार्क्स बनेंगे, फिर जो है ना बड़े बड़े मॉल्स बनेंगे। सरकारी धोरण, सरकार के बगैर तो शहर डेवलप ही नहीं हो सकता। जैसे अभी हमने नियोजित शहर पढ़ा, नियोजित शहरों के लिए जैसे प्लानिंग जरूरत होती है, वैसे भी कोई शहर की डेवलपमेंट के लिए, भूमि उपजयन के लिए सरकार की इनिशिएटिव या सरकार के स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे थोड़े बहुत ग्राफ्स वगैरह भी देख के जाएंगे। कोई भी ऐसे दे करके ना आपसे पूछ सकता है कि इसका मतलब क्या है बताओ करके। ठीक है, चलो यहाँ तक पढ़ने के बाद आपको जो है कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना है। हमने एक चैप्टर मोरलेस कवर कर लिया, कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हमने डिस्कस किया। कुछ और है इस चैप्टर से पूछना? सभी को समझ में आया? यस मैम। ठीक है, कोई डाउट है तो आप लोग ना उस चैप्टर से मुझे पूछ सकते हैं, तो जो है आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब कैसे करके करना है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। एक सेकेंड ना, दिख रही है ना स्क्रीन, लोक संख्या चैप्टर? मैम स्क्रीन दिख रही है। चैप्टर में भी देखो, ये भी मतलब क्या है ना, लोक संख्या एक ऐसी चैप्टर है जहां से ना आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आने की ज्यादा संभावना है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस माना ये आपको ना सिंपल सिंपल क्वेश्चन तो देंगे ही, लेकिन उसको ना आपको भौगोलिक तरीके से बताना पड़ेगा कि लोक संख्या, अभी देखो यहाँ पे है ना कि लोक संख्या वार, तो लोक संख्या वार में देखो कितने फैक्टर्स आ जाते हैं। जन्म दर, मृत्यु दर, आयुर्मान, स्थानांतर। अभी एक एक जो टर्म है यहाँ पे, एक एक जो शब्द है उसका एक एक मतलब है, जिसको समझकर हमें जनसंख्या को समझना है। जन्म दर माना कितने बच्चों की जन्म हुई है पर थाउजेंड पॉपुलेशन या पर थाउजेंड जनसंख्या। मानो अगर आप देखेंगे कि एक साल में कितने बच्चों का जन्म हुआ है ना, टोटल जो हमारे पास जनसंख्या थी उसमें कितने बच्चों की जन्म हुई है उसका परसेंटेज निकालना। मृत्यु का भी वही, कि टोटल पॉपुलेशन में से कितने परसेंटेज लोगों की मृत्यु हुई है। आयुर्मान माना मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि कितना एवरेज है ना, कि कितने साल हम जिंदा रह रहे हैं, उसका एक एवरेज निकालना है ना। स्थानांतर माना जब आप एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होते हैं, एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य, या कभी भारत को छोड़कर ही। तो ये जन्म दर, मृत्यु दर, आयुर्मान, स्थानांतर, ये एक एक फैक्टर इंपॉर्टेंट है हमारे लोक संख्या को समझाने के लिए, क्योंकि लोक संख्या जो है वो इन्हीं 4 फैक्टर से चलती है। जहाँ पे पॉपुलेशन मानो, जहाँ पे जन्म ज्यादा है वहां पे जनसंख्या ज्यादा है, जहाँ पे मृत्यु ज्यादा है वहां पे जनसंख्या कम है, जहाँ पे आयुर्मान ज्यादा है माना लोग वहां पे ज्यादा आयु तक जीवित रहते हैं, वो देश के लिए अच्छा है,
लेकिन बुढ़ापे में ज्यादा जीना माना क्या, वहां पे थोड़ा आपको आपकी जो ना मतलब वहां पे आपका हेल्थ बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना। और जो है स्थानांतर, स्थानांतर लोग बहुत पर्पस के लिए करते हैं, जॉब्स के लिए दूसरे शहरों में जाते हैं, कभी कभी जो है पढ़ाई के लिए दूसरे शहरों में जाते हैं, कभी कभी बिजनेस के लिए जाते हैं। लेकिन इन सब से जो है ना हमारी जनसंख्या अफेक्ट होती है, प्रभाव पड़ता है। जहां से स्थानांतर हो रहा है वहां पे आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, जहां पे जा रहे हैं वहां आपकी जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन जहां से आप निकल जा रहे हैं वहां पे जनसंख्या घट रही है। तो 1 2 3 4 करके 4 फैक्टर्स आपसे 4 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे, ठीक है, चांसेस है। अभी देखो लोक संख्या वितरण, और इसके लिए कुछ कुछ घटक दी गई है। अभी देखो यहाँ पे ना ये इमेज बहुत अच्छी है। यहाँ पे देखो लोक संख्या दिखे, मतलब एक छोटा सा जगह है लेकिन एक बड़ा सा ये है ना, ये स्पेस जो है बड़ा है। अब यहाँ पे देखो कितने जो कंकड़ पत्थर है ना, कितने एकदम आसपास आसपास आसपास, कैसे एकदम ना एकदम ऐसे एकदम सिकुड़ के रह रहे हैं। यहाँ देखो जगह बड़ी है, लोग कैसे फैल के रह रहे हैं, आराम से रह रहे हैं। तो छोटा जगह है लेकिन यहाँ पे जनसंख्या की प्रेशर ज्यादा है, जमीन कम है। ये जो बॉर्डर है ना, ये जमीन की मतलब लिमिट है, इसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते, ये इतना तक ही है। देखो मान लो ये एक छोटा सा शहर है, ये एक बड़ा सा गांव है, लोग कैसे शहरों में रह रहे हैं देखो, और गांव में देखो लोग कितने विस्तार को प्राप्त करके रह रहे हैं। समझ में आ रहा है ना सभी बच्चों को। तो जनसंख्या कहाँ ज्यादा है, सेकंड में ज्यादा है, फर्स्ट में कम है, ठीक है, राइट है बच्चे। यस मैम। Yes, ma'am. अभी देखो ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब आप जब जनसंख्या को किन घटकों के ऊपर डिपेंड करके आपकी जनसंख्या का विस्तार होता है। अभी देखो प्राकृतिक है, आर्थिक है, राजकीय है, सामाजिक है। आर्थिक, राजकीय, सामाजिक ये सब मनुष्य के द्वारा सृष्टि की हुई घटक है। प्राकृतिक माना प्रकृति के द्वारा सृष्टि की गई। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को। तो यस कोई मैम। भी फैक्टर है ना, तो कोई भी फैक्टर आप पढ़ो, इसको आप एग्जाम्पल के साथ पढ़ो। देखो जैसे यहाँ पे है स्थान, आप कौन से स्थान में रहते हो, पार्वत्य स्थान पे रहते हो, आप जमीन पे रहते हो, पहाड़ों पे रहते हो, मालभूमि में रहते हो, कहाँ रहते हो आप, है ना। तो ये स्थान आपको चेक करना है। पहाड़ों पे जनसंख्या कम होगी, समुद्र तट पे जनसंख्या कम होगी, समतल पे जनसंख्या ज्यादा होगी। प्राकृतिक रचना भी वही है। स्थान में आप गांव और शहरों को भी डिस्कस कर सकते हो कि गांव गांव जो है, गांव में जनसंख्या कम होती है, शहर में ज्यादा होती है। हवामान जो है ना, अगर अच्छी हवामान है आपकी, है ना, तो अच्छी हवामान माना आप ना बहुत ज्यादा वहां पे गर्मी भी नहीं है, बहुत ज्यादा ठंड भी नहीं है, लेकिन एक एवरेज अवस्था है। जैसे आप पहाड़ों पे, बहुत ऊंचे पहाड़ों पे नहीं रह सकते, लेकिन आप एक ऐसे स्थल पे रह सकते हो जहाँ पे ना पानी मतलब ठंड भी ज्यादा ना हो, ज्यादा गर्मी भी ना हो, अच्छी हवा भी चले, ऐसे करके, जैसे समुद्र तट वगैरह। मृदा, जितनी अच्छी मृत्तिका होगी उतनी अच्छी खेती बाड़ी होगी, है ना। अगर मान लो कोई जमीन जो है ना वो पूरी की पूरी बंजर है, वहां पे कोई नहीं रह सकता। और खनिज संपत्ति जितनी रहेगी उतनी ज्यादा हम उस संपत्ति को निकाल कर फैक्ट्रीज में यूज कर सकते हैं, विनियोग कर सकते हैं, उद्योग कर सकते हैं, ठीक है। आर्थिक घटक में खेती है, जितनी ज्यादा खेती, कारखाना भी उतनी ज्यादा होगा, जितनी ज्यादा कारखाना उतने ज्यादा बड़े बड़े नगर बनेंगे, नगर बनने से ही वाहतुक होगी, वाहतुक जैसी होंगे लोग ना क्या करेंगे, मार्केट्स में जाएंगे, चीजों को खरीदेंगे, तो बाजार पेट आ गया। आर्थिक घटक के बाद राजकीय घटक पूरी की पूरी गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है। अगर युद्ध है, लोगों की मृत्यु होगी। राजकीय अस्थिरता है तो लोग बहुत ना डरे हुए रहेंगे, वहां पे बहुत ज्यादा ना टेंशन होगी। तो टेंशन होने से क्या होगा, वहां पे जनसंख्या कभी अच्छी नहीं रहेगी, लोग उस स्थान को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। राजकीय धोरण भी उसी में आता है। अगर आप देश में शांति, सुख, ये चीजों की स्थापना नहीं कर सकते, उस जगहों से आदमी जो है छोड़कर नए स्थान पर चला जाता है। जैसे आप देखेंगे
अभी अमेरिका और ब्राजील में कितना टेंशन हो रहा है। जो हमारी कंट्रीज है ना, अफगानिस्तान पाकिस्तान को देख लो, वहां पे भी बहुत टेंशन है, लोग नहीं रह पाते हैं, ऐसे करके युद्ध वगैरह भी लगे रहते हैं वहां पे, वो कारण भी है। सामाजिक में है वंश जो है, आप कैसे, हम कौन से वंश से आते हैं, हमारा धर्म क्या है, भाषा क्या है, रुचि और परंपरा क्या है, ये इसीलिए दिए गए हैं क्योंकि वंश, धर्म, भाषा, रुचि, परंपरा देश से देश को अलग करती है ना। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे खान पान अलग होता है, पहनावा अलग होता है, संस्कृति अलग होती है, भाषा अलग होती है। अब जिस स्थान पे जैसा धर्म, जैसी भाषा, जैसा पहनावा, जैसी परंपरा, वहां पे वैसा मिलता है। तो हर स्थान पे ना आप एग्जाम्पल देने का क्वेश्चन कोशिश करेंगे, है ना। अब भारत का एग्जाम्पल दे सकते हैं, भारत के शहरों का एग्जाम्पल दे सकते हैं, बाहर अगर आप फॉरेन का एग्जाम्पल देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। क्लियर है इतना सभी को? यस मैम। अभी देखो यहाँ से भौगोलिक स्पष्टीकरण में लोक संख्येची घनता, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रदेशातील लोकसंख्या और प्रदेशाचे क्षेत्रफल, मतलब पॉप्युलेशन टोटल, प्रदेशातील लोकसंख्या माना टोटल जनसंख्या, और उसी प्रदेशातील मतलब उस जगह की, प्रदेशाची क्षेत्रफल मतलब एरिया, तो लोक संख्या की घनता दी जाएगी। तो थोड़ा सा यहाँ पे रिसर्च करके जाएंगे और इसका डेफिनेशन पढ़ के जाएंगे, क्योंकि आपसे कोई भी जगह के ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जितनी जो जगह उन्नति को प्राप्त करेगा ना, जितना वो प्रगतिशील होगा, वहां पे लोक संख्या की घनता ज्यादा होगी। अभी आप बताएंगे लोक संख्या की घनता शहरों में ज्यादा होगी या गाँव में? मैम शहरों में। शहरों में, बिल्कुल, है ना। अभी देखो नेक्स्ट है लोक संख्या की रचना। लोक संख्या की रचना बहुत बड़ी टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि संज्ञा के रूप में ना पुरुष, शिशु, स्त्री, कुमार, साक्षर, वृद्ध, निरक्षर, ग्रामीण, युवक, बालक, गट, अवलंबित गट, बेरोजगार, नागरी, प्रौढ़, बहुत सारी चीजें दी गई हैं। अब इसको थोड़ा थोड़ा करके हमें समझना पड़ेगा। देखो, पुरुष आप जानते हैं, शिशु को भी आप जानते हैं, स्त्री आप जानते हैं, कुमार जानते हैं, जो ऐसे ना जो यंग एज के बच्चे हैं जैसे आप लोग, साक्षर जो पढ़ाई लिखाई जानता है, निराक्षर, ग्रामीण, युवक, इन सब का मतलब मोरलेस आप लोगों को मत पता है। कार्यरत घट जो वर्किंग है, जो काम करता है। अवलंबित घट मतलब मैंने आप लोगों को समझाया था कि बूढ़े और बच्चे अवलंबित है, वो खुद कुछ नहीं कर सकते, वो अपने सभी रोजगार, अभी अपनी सभी जरूरतों के लिए ना, वो किसके ऊपर निर्भर है? जो कार्यरत है उनके ऊपर निर्भर है। अभी देखो यहाँ पे आपको लिंग गुणवत्तर प्रमाण जो दी गई है ना, इस फॉर्मूला को देख के जाएंगे कि जो है कौन सा जो लिंग है वो देश में आगे जा रहा है करके। तो स्त्रियों की जो एकुन संख्या और पुरुषों की जो एकुन संख्या इंटू 1000 की गई है, इससे जो परसेंटेज मिलेगी वही होगा लिंग गुणोत्तर प्रमाण। मतलब जो है कि उस देश में फीमेल्स या मेल्स कौन सी, मतलब जो स्त्री या पुरुष कौन सी जनसंख्या ज्यादा है। हर एक फॉर्मूला को टिक करके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लिखते जाओ। ऐसे ना हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरल, ऐसे कोई भी एक ग्राफ आपको दी जा सकती है और आपसे ना कहा जा सकता है कि इसका ना लिंग गुणोत्तर प्रमाण एक्सप्लेन करके बताओ। तो बताओ इस ग्राफ से आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है? जल्दी जल्दी, फास्ट। कौन से देश में कितने कितने लिंग हाँ, गुणोत्तर तो है? सबसे ज्यादा कौन से राज्य में है? केरल में दिखी गई है, फिर छत्तीसगढ़, फिर महाराष्ट्र और बिहार, एक एक, थोड़ी सी कम में है हरियाणा। ठीक है, तो क्यों, किस लिए ये चीजें आप लोगों से पूछी जा सकती है। केरल में पढ़ाई बहुत अच्छी है इसीलिए, हरियाणा में स्त्रियों की पढ़ाई उतनी नहीं है इसलिए सबसे कम, है ना। तो ये देखेंगे। अब देखो ये वायागट प्रमाण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो भौगोलिक स्पष्टीकरण है, मुझे लगता है ये आपके पास बड़े मार्क्स के लिए, यानी 5 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। इसका मतलब ये है ना, मैंने आप लोगों को समझाया
कि जो कार्यरत जनसंख्या है उसके ऊपर वृद्ध और बच्चे दोनों डिपेंड करते हैं। ये थोड़ा सा साक्षरता का भी परसेंटेज आप लोग क्लियर देखेंगे। कार्यानुसार लोक संख्या रचना ये तो कर लिया। अच्छा, स्थलांतर का जो भौगोलिक स्पष्टीकरण है कि स्थान का परिवर्तन किसी भी पर्पस के लिए, एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, आप एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव, एक गांव से शहर जा रहे हैं, दो देशों में जा रहे हैं, राज्य में शिफ्ट कर रहे हैं, उसको स्थानांतर कहा जाता है। अब स्थानांतर के लिए कौन सी फैक्टर्स, अगर आपको अच्छी एजुकेशन मिलती है तो आप दूसरे शहर में जाते हैं, दूसरे राज्य में जाते हैं। आपको जॉब्स मिलती है तो आप जाते हैं। फिर जो है आप बिजनेस के लिए जाते हैं, आप दूसरे देशों में भी जाते हैं। तो स्थानांतर का मुझे 2 मार्क्स का लगता है यहाँ से आ सकता है। ऐसे टेबल में भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। अच्छा, ये देखो, ये मैं आपको अभी समझा रही थी, ये गांवों से शहरों में शिफ्ट हो रहे हैं। ये पे एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट आकर्षित कर रहा है। कैसे? देखो, बड़े बड़े जॉब्स लग रहे हैं, सुख सुविधा शहरों में अच्छी है, वाहतुक अच्छे हैं, फैसिलिटी ज्यादा है, इनकम ज्यादा है। तो देखो स्थानांतर हो रही है, गांवों से लोगों को खींचा जा रहा है मैग्नेट की तरह इन फैक्टर्स के द्वारा शहरों के प्रति। समझ में आ रहा है सभी को? यस मैम। ये भी तो यस थोड़ा मैम। देखेंगे कि स्थानांतर, ये भौगोलिक स्पष्टीकरण 3 मार्क्स के लिए आ सकती है। नेक्स्ट, मानवीय विकास निर्देशांक। इसमें आपको समझने का कुछ नहीं है, ये आपको देखना पड़ेगा कि ये जो हमारे फैक्ट्स है, आर्थिक निष्कर्ष, ये इसमें समझ कुछ नहीं, ये तीनों फैक्ट्स को मिला के ये मानवीय विकास या निर्देशांक बनाया जाता है। देश में सबसे ज्यादा आर्थिक, ज्यादा आरोग्य और सबसे ज्यादा शिक्षण की परसेंटेज है, वहां विकास सबसे ज्यादा है। तो इसके बेस पे आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र राज्य का जनगणना बनाया गया है, जिसमें पालघर और ठाणे डिस्ट्रिक्ट को दिखाया गया है। सब पॉपुलेशन कहाँ है और सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ है वो दिखाया गया है। ऐसे मैप देख करके आपसे क्वेश्चन पूछने के चांसेस हो सकते हैं, तो आप हर एक फैक्टर के लिए तैयार रहें। अच्छा, दो चीज यहाँ पे मुझे एक और बोलना था ना, ये था कि आप ना ये वाला, कि लोक संख्या एक संसाधन, ये वाला टॉपिक मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है कि जो मानव संपदा होती है ना, वो संसाधन क्यों है? क्योंकि जैसे आप छोटे बच्चे हैं, अभी आप पढ़ाई करेंगे, आप बड़े होंगे, आपको बहुत बड़ी बड़ी चीज मिलेंगी, आप जॉब्स लेंगे, बिजनेस करेंगे, जीवन में बड़े होंगे, तो अपना इनकम जो है पूरे देश का इनकम होगा, इस डिपेंड करके हमारा देश जाएगा। आप जो है आगे चल के देश के लिए भी काम कर सकते हैं, फॉरेन में भी जा सकते हैं। तो आप एक मानव संपदा है, ठीक है? तो इसीलिए लोक संख्या किसी भी देश के लिए एक संसाधन है, एक संपदा है, क्योंकि इस संपदा के ऊपर डिपेंड करके ना देश आगे बढ़ता है। अच्छी कृषि काज होती है, अच्छे कारखानाएं होते हैं, पढ़ाई लिखाई अच्छी होती है, देश के बच्चों में अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो बड़े होते हैं, अच्छी फैसिलिटी मिलती है, अच्छी लिखाई पढ़ाई होती है, जीवन में वो अच्छा करते हैं, देश को आगे लेके जाते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा याद रखेंगे, आने के चांसेस नहीं है फिर भी। चलो, आज फिर इतना ही, स्क्रीन शेयर ऑफ करते हैं। अभी को समझ में आया, हमने 2 चैप्टर्स के रिवीजन कर लिए, चांसेस के हैं, तो जैसे को बोला गया है वैसे प्रिपेयर कीजिए, आपको काफी क्वेश्चन कॉमन मिलेंगे। ठीक है, ओके मैम। ओके, फिर आज यही तक। थैंक यू एंड गुड नाइट। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Good गुड night. नाइट। Good night, ma'am.
मॅम आज क्लास आहे का? मॅम आज क्लास आहे का?